नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परमहंस क्लासेस में। मैं अनुज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पेट की सीरीज़ में आज हम लोग क्लास नंबर 3 पर डिस्कशन करेंगे। हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो हो क्योंकि क्लासेस मुझे बहुत ज़्यादा लेनी है और आज मंडे फास्ट भी है, इसलिए एनर्जी को कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ईयरफोन लगा के सुनेंगे तो यकीन मानिए वॉल्यूम फुल कर लीजिए, ईयरफोन लगा के सुनिएगा, वॉल्यूम आपको प्रॉपर सुनाई पड़ेगा, एक एक वर्ड क्लियर रहेगा। ये हिस्ट्री की पेट सीरीज की हमारी तीसरी क्लास है और अभी तक हम लोगों ने अपने 3 टॉपिक को कवर कर लिया, या 2 क्लासेस हमने कवर कर लिया है। देखिए, मैं अभी से थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत कम टाइम में ओवरऑल हम लोग पूरी हिस्ट्री को कवर करेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी को कवर करेंगे, साइंस को कवर करेंगे, जनरल अवेयरनेस को कवर करेंगे। कहने का मेरा मतलब है कि 1 सेकेंड, क्या हो गया भाई? ओके, ठीक है। हम लोग पेट में जो हमारा 50 क्वेश्चन है जीएस का, उसे हम लोग कवर करेंगे। क्लियर? पूरी क्लास के लिए हमारा परम अखिल PRAMAKHIL परम अखिल क्लासेस ये यूट्यूब पे भी मिलेगा और आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, पूरा नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसी के साथ में डेली न्यूज़पेपर, करंट अफेयर, मैगज़ीन, योजना कुरुक्षेत्र और सारी एनसीईआरटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बहुत जल्द आपको हमारे यूट्यूब चैनल का या हमारा आपको एप्लीकेशन और वेबसाइट भी देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि शायद नवरात्रि तक हम लोग अपने एप्लीकेशंस को लॉन्च कर देंगे, और जब भी मेरा एप्लीकेशन होगा तो मान के चलिए कि शायद 20 या 22 तारीख में मैं अपना एप्लीकेशन लॉन्च करूँगा और यहाँ पे ओवरऑल आपको 10 से 15 प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं। पेपर आपको अक्टूबर लास्ट में है, 5-6 दिन, 1 हफ्ता की टाइमिंग होगी। 1 हफ्ते में वो सारे प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं। इधर आपको बस रिवीजन करना है। क्लियर? हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं वो मैं आपको बता दूं। पार्ट 1 में हम लोगों ने हड़प्पा को पढ़ा है, वैदिक पढ़ा है, उत्तर वैदिक पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने बौद्ध, जैन और पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य पढ़ा है, और आज हम लोग पार्ट 3 में गुप्त और हर्षवर्धन को पढ़ेंगे। एंड इसके बाद हम लोग फिर पूरी एक क्लास में मेडाइवल और एक क्लास में मॉडर्न को कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुप्त में भी हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, हमें समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त को पढ़ना है। ठीक, बस हमें इन्हीं दोनों को पढ़ना है। बट चूँकि ये गुप्त वंश से संबंधित हैं तो इनकी संस्थापक भी हमें जानना ज़रूरी है, और थोड़ा बहुत हमें इनके बारे में डेप्थ में जानने की ज़रूरत है। जितना हमें जानने की ज़रूरत होगी वो हम जान लेंगे, बाकी सारे के टॉपिक्स को हम लोग स्किप करके आगे बढ़ेंगे। आपकी पढ़ने की इच्छा होगी तो मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूँगा, ईजिली आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? वो श्रीगुप्त है। कब किया गया है? तो लगभग 275 ईस्वी के आसपास में किया गया था। जो ज़रूरत है वही मैं बता रहा हूँ। समुद्रगुप्त का ये प्रयाग प्रशस्ति हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है, हमारे सिलेबस में ही। तो प्रयाग प्रशस्ति किसका? समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति में ही हमें इसके प्रथम संस्थापक के रूप में श्रीगुप्त की जानकारी मिलती है। बाकी यहाँ पे और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो दूसरा शासक रहा है वो घटोत्कच रहा है, और घटोत्कच का पिता कौन रहा है? वो श्रीगुप्त रहा है। क्लियर? इतना खाली आप मान के चलिए, इसके बाद में हमें और जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, फिर हम इनके अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम ने कैसी उपाधि धारण की थी? तो महाराज अधिराज की उपाधि धारण किया था। ये हमें बस थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है, बाकी हम लोग सीधा समुद्रगुप्त पे आएंगे। और हमें चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि ये समुद्रगुप्त का पिता है। गुप्त वंश की राजधानी क्या रही है? तो पाटलिपुत्र इनकी राजधानी रही है। गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में किया गया था।
गुप्त संवत को किसने प्रारंभ किया? तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वहीं पे गुप्त संवत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बल्लभी संवत के नाम से जाना जाता है। इनके जो वैवाहिक संबंध रहे हैं वो लिच्छवियों से रहे हैं। और चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी है उनका नाम कुमारा देवी है। ये इसलिए कुमारा देवी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमारा देवी है और इनका संबंध लिच्छवियों से रहा है। इसीलिए समुद्रगुप्त ने कभी कभी इस वर्ड के लिए लिच्छवी दौहित्र वर्ड यूज किया जाता है। लिच्छवी दौहित्र। दौहित्र का मतलब होता है एक तरीके से नाती, यहाँ तक मेरी समझ है। नाती या अपनी ननिहाल पक्ष को बताया जाता है कि जो लिच्छवी रहे हैं वो मेरे ग्रैंडफादर या जो मातृ पक्ष है उससे संबंधित है। क्लियर? सो इसलिए हम लोग इन्हें देखने के काम करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अगर मैं देखूं तो इनके लिच्छवियों प्रकार के चंद्रगुप्त कुमारा देवी से इन्होंने विवाह किया था और चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले चांदी के सिक्कों को जारी किया था। क्लियर? इसके बाद में फिर हम आएंगे सीधा का सीधा किस पे? प्रयाग प्रशस्ति से किस शासक का सैन्य अभियान, प्रशासन या दिग्विजय की जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है हमें समुद्रगुप्त की। और यहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम उल्लेख किया गया है? तो महेंद्र उल्लेख किया गया। प्रयाग प्रशस्ति पर सर्वप्रथम किस शासक का नाम उल्लेखित है? तो इस पर अशोक का नाम उल्लेखित है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रयाग प्रशस्ति में अंकित कोट्टूर किस स्थान को इंगित करता है? तो ये उड़ीसा के ज़िले कोट्टूर को इंगित करता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये हम सबको पता है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार ने किसने इसको संज्ञा दी थी? तो वी स्मिथ ने इसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी है। क्लियर? इसी के साथ में अगर मैं थोड़ा सा और आपसे बात करूं तो दक्षिण पथ के विजय की जानकारी हेमचंद्र राय चौधरी से हमें पता चलता है। ये कुछ यहाँ से खास इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको बता के चलेंगे। वहीं गुप्त शासक समुद्रगुप्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो वो कृष्ण चरित्रम है। वहीं पे इसी के साथ में गुप्त काल में छंदोबद्ध मुद्रा लेख अंकित करने वाला भारत का पहला शासक कौन है? तो वो भी समुद्रगुप्त है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के जो राजा हैं मेघवर्मन को बोध गया में एक विहार बनाने की अनुमति किसने दी थी? तो वो भी समुद्रगुप्त ने दिया था। ठीक है? और इसके समकालीन में, या मैं यूँ कहूँ तो समुद्रगुप्त को, या एक इस तरीके से गुप्त काल के पूरे इतिहास को, गुप्त एरा को गोल्डन एरा ऑफ द हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। सबसे खास बात है कि जो गुप्तों को हम जानते हैं, गुप्तों को हम उनकी कला, संस्कृति और साहित्य में प्रगति के कारण जाना जाता है। लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया था। समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की हैं? तो वो 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी किए हैं। कौन कौन सी था? गरुड़ प्रकार की स्वर्ण मुद्रा, धनुर्धारी प्रकार की स्वर्ण मुद्रा, परशु प्रकार का, अश्वमेध प्रकार का, व्याघ्रहनन और वीणा वादन प्रकार की इसने स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया है। ये उसके कुछ प्रयाग प्रशस्ति हैं। प्रयाग प्रशस्ति में किसका वर्णन किया गया? संधि विग्रह का, यानी संध करने वाला मंत्री। उसके बाद में खदपाकिक की बात की गई है, कुमारामात्य का बात किया गया और महादंड नायक का बात किया गया है। वहीं पे वैदिक धर्म का पालन करता किस गुप्त शासक को माना गया है? तो समुद्रगुप्त को माना गया है। समुद्रगुप्त ने वसुबंधु नामक एक बौद्ध भिक्षु को प्राश्रय प्रदान किया था, ये याद रखिएगा। और वहीं पे समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। साथ ही में गुप्त शासक को कविराज के रूप में भी जाना जाता है समुद्रगुप्त को। क्लियर? वहीं समुद्रगुप्त जब भी अपना विजय अभियान करता था तो उस विजय अभियान करने में वो 3 सिद्धांतों को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता था। एक ग्रहण, उन्हें एक्वायर करता, मोक्ष यानी क्षमा करता, और अनुग्रह एक तरीके से इसकी युद्ध या विजय नीति मानी गई है। पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये भी समुद्रगुप्त ने किया है। सर्वरजोजेता की उपाधि समुद्रगुप्त ने किया। ये कुछ समुद्रगुप्त के टाइटल हैं। वहीं पे समुद्रगुप्त की ये भी कुछ इंपॉर्टेंट उपाधियाँ रही हैं, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसने कितने राज्यों को जीता है? तो मेरे दोस्त समुद्रगुप्त सबसे ज़्यादा विजय अभियान किया है उत्तर में और दक्षिण में, साउथ, इन दोनों में इसने अपना विजय अभियान किया है। क्लियर? वहीं पे दक्षिण में कितने शासक हैं, राज्य हैं? शायद
उत्तर भारत में 9 और दक्षिण भारत में 12 राज्य थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उत्तर भारत में 9 और शायद दक्षिण भारत में 12 थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एग्जैक्टली। तो उत्तर भारत के 9 राज्यों को और दक्षिण भारत के इसने 12 राज्यों पर अपनी विजय पताका लहराया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वहीं पे अगर मैं समुद्रगुप्त के बारे में बात करूं तो ये कौन कौन से राज्य शामिल हैं? समतल प्रदेश था, कामरूप प्रदेश था, डवाक प्रदेश था, वहीं पे कृतपुर प्रदेश था और नेपाल प्रदेश। ये माना जाता है कि ये उसकी उत्तर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र सीमा माना गया है। वहीं पे अगर मैं पश्चिमी प्रांत की बात करूं तो हैशटैग में कर दे रहा हूं, ये आप पढ़ लीजिएगा। रामगुप्त हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमें इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद में हमारा इम्पॉर्टेंट कौन है? वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये हमारे काम के हैं और हम इन्हें फोकस करेंगे। इनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। 375 से लेकर के 415 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। वहीं पे चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य ने किसकी हत्या की थी? तो रामगुप्त की थी। रामगुप्त इसके एक पूर्ववर्ती शासक माना जाता है, जो कि निहायत निकम्मा प्रवृत्ति का राजा रहा है। कोई काम धाम इसको था नहीं। अब भाई वंश राजा राजकुल में पैदा हो गया, इसलिए इसे यहाँ पे राजा बनना पड़ा। क्लियर। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर माइक हो सकता है शायद कैमरा अगर ऑफ हो जाए तो भी हम कैमरे पे फोकस नहीं करेंगे, ओवरऑल इसको यूज़ करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पिता का क्या नाम था? तो इसका नाम समुद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की माता का नाम तो दत्ता देवी है। विक्रमादित्य की शासन अवधि 375 से लेकर के और 415 तक माना जाता है। क्लियर। साहित्य में भी चंद्रगुप्त द्वितीय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। साहित्य में कालिदास के ग्रंथ, विदेशी विवरणों में अगर आप ऐतिहासिक स्रोतों में तो चीनी यात्री फाहयान, ये याद रखिएगा। वहीं मथुरा स्तंभलेख, शिलालेख, उदयगिरी का गुहालेख, गढ़वा अभिलेख और सांचे से प्राप्त अभिलेखों से हमें पता चलता है। स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्कों से भी हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के बारे में पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपाधियां धारण की थी, देवगुप्त, देवराज, देवश्री, विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, राजाधिराजश्री और भट्टारक, ये कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां रही हैं किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। वहीं गुप्त शासकों में द्वितीय ने पराजित करने के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो शकों को पराजित करने पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य को अन्य नामों से देवगुप्त के नाम से भी जाना गया है। विक्रमादित्य किस धर्म का अनुयायी था? तो वह वैष्णव धर्म का अनुयायी माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुछ समकालीन शासकों से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो नागवंश, वाकाटक वंश और कंदम वंश, इन तीनों से इसने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक। एक नागवंशीय कन्या जिसका नाम था कुबेर नागा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। वहीं गुप्त राजवंश एवं कंदम राजवंश के वैवाहिक संबंधों की अभिलेख की जानकारी हमें तालगुंड अभिलेख से मिलती है। देखिए, इसके अभिलेख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उदयगिरी गुहा अभिलेख में संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया है किसको? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय को बताया गया। सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। विक्रमादित्य ने उपाधि कब शकों का उन्मूलन करने के बाद में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है? तो ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, फैक्ट तो बहुत है। चंद्रगुप्त पश्चिमी समुद्र गुप्त की प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन सी रही है? तो भृगुकच या भाड़ौच रहा है। मेहरौली का लौह स्तंभ लेख किसके शासनकाल में निर्मित हुआ है? तो वो गुप्तों का रहा है। इसी के साथ ही में शक विजय के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाई थी? तो उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाई है। वहीं पे पाटिलपुरा वधाधीश्वर एवं उज्जैनी पुरावधीश्वर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को एक तरीके से माना गया है। कुंतल को के अनुयायी भी अनुश्रियों में रहे हैं। इसी के साथ ही में अगर मैं संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला तो उदयगिरी के अभिलेख में है। कुछ लोग इसे शैव का अनुयायी मानते हैं और कुछ लोग इसे भगवान शिव की उपासक के तौर पर भी देखते हैं।
वहीं पे अगर मैं चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करूं तो ये कुछ उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप ये देख लीजिएगा। मेहरौली लेख के अनुसार चंद्रगुप्त ने विष्णुपाद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या रहा है, तो पाटलिपुत्र और उज्जैनी रहा है। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट है कि गुप्त काल के किस शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे, तो विक्रमादित्य द्वितीय या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में लोग रहते थे। यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में जो कवि रहे हैं, विद्वान रहे हैं, उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिदास को भारत का विलियम शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीयम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, ये कुछ उनकी रचनाएं हैं। वहीं बारहमिहिर ये ज्योतिषी या खगोल विज्ञान के लिए जाने जाते हैं। वस्तु विधा में ये भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे। वृहद संहिता, लघु जातक और पंचतंत्रिका ये इनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। धन्वंतरि कौन था, तो शैल चिकित्सक रहे हैं। बेताल भट्ट विद्वान कथाकार और बेताल पंच विशालिका, ये इनकी इम्पॉर्टेंट रचना है। वहीं अमर सिंह को प्रसिद्ध कोशागार अमर कोश इनकी एक रचना है। वहीं पे अगर मैं वररुचि की बात करूं तो ये व्याकरण के आचार्य माने गए हैं। पत्र कौमुदी और विद्या सुंदर, तो ये कुछ लोग रहे हैं जो ओवरऑल आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में देखने को मिलते हैं। किस ग्रंथ में उज्जैनी नगर को पृथ्वी का भूषण कहा गया है, कथा सरित सागर ग्रंथ में कहा गया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा जो सिक्के जारी किए गए हैं वो सिक्के कौन से थे, स्वर्ण सिक्के हैं और रजत सिक्के हैं। धनुर्धारी प्रकार का सिक्का, छत्रधारी प्रकार का सिक्का, सिंह निहंथा प्रकार का सिक्का, प्रियक सिक्का, अश्वरोही सिक्का, राजा रानी सिक्का, ध्वजधारी सिक्का और चक्र विक्रम सिक्का, इस प्रकार के इसने विभिन्न प्रकार के सिक्कों को जारी करवाए हैं। जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट नोट है कि गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दीनार या निसक कहा गया है और वहीं पे चांदी के सिक्कों को रुपया का या रूपक कहा गया है। क्लियर, ये थोड़ा सा आपके इम्पॉर्टेंट है जानकारी के लिए। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राज अधिराज की उपाधि दी गई है, तो ये कहा गया है उदयगिरी अभिलेख में, याद रखिएगा। मध्य भारतीय राज्यों को ब्राह्मणों का देश किसने कहा है, तो फाहियान ने कहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त है। मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक के समय से संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। गुप्त शासकों का जो सबसे बड़ा सिक्का रहा है या सबसे बड़ा विशाल कोष कहाँ पर था, बयाना में था। ठीक है, साथ ही में तोरमाड़ किस जातीय दल का नेता था, तो हुण का था। इसके शासनकाल में सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ से हमें हुणों के आक्रमण की जानकारियाँ मिलने लगी थी और हुणों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था। शतरंज के किस खेल का उद्भव माना गया है, तो वो भारत में माना गया था। आरंभिक भारतीय मंदिर में कौन से ईंटों के द्वारा बनाया गया, तो भीतर गांव का मंदिर ये पहली बार ईंटों से निर्मित मंदिर है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है, तो उदिता आचार्य के सिंबॉलिक तौर पर हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं किस राजवंश के संबंधित अभिलेख में सर्वप्रथम 1,00,000 श्लोकों वाली संपूर्ण महाभारत का उल्लेख मिला है, तो वो गुप्त काल में मिला है। अजंता की गुफा संख्या 16 का श्रेय किसे दिया गया है, तो विघ्नसेन को माना जाता है। वहीं पे कुछ और अगर मैं कालिदास के ग्रंथों की बात करूं तो रघुवंश ये महाकाव्य है, कुमार संभवम महाकाव्य है, विक्रम और उर्वश्यम महाकाव्य है। बाकी आप देख लीजिएगा, इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा। इसी के साथ ही में अगर मैं आपसे बात करूं कि किस एक विष्णु के अवतारक, तो उदयगिरी गुफा वाला माना गया है और कालिदास एवं भारवी दोनों महाकवियों का उल्लेख पुलकेशिन का ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में हमें देखने को मिला है। क्लियर, थोड़ा बहुत कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त का अभिलेख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलसड़ अभिलेख है, गढ़वा के अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख है। इसी के साथ में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है मथुरा का अभिलेख और सांची का अभिलेख। बट सच एज ये है कि हमारे सिलेबस के ये पार्ट हैं नहीं, इसलिए हम इनमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। हम आपको इनका PDF दे देंगे, अगर आप पढ़ना चाहें
तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी हमारे सिलेबस के पार्ट नहीं हैं। अब हमारे सिलेबस का जो पार्ट आता है वो कौन है, वो है, ये थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, बिहार स्तंभलेख और भीतरी स्तंभलेख। ये 3 इम्पॉर्टेंट हैं, ये थोड़ा सा आप देख के चलिएगा। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूं हमारे सिलेबस का पार्ट और कौन कौन सा है, तो हमारे सिलेबस के पार्टों में हर्षवर्धन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है। अब अगर मैं हर्षवर्धन की बात करूं तो हर्षवर्धन किन परिस्थितियों में आया है, किस शासन काल पे आया है, कैसे आया, ये सारी चीज़ें हमें जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर मैं गुप्त काल में थोड़ा सा आपसे और चर्चा करूं तो गोल्डन इरा ऑफ द हिस्ट्री गुप्त काल को कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। वहीं पे भारत का नेपोलियन वी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को कहा है। क्लियर। यहाँ पे कुछ उनके पदाधिकारी हैं, ये आप देख लीजिएगा, मैं हैशटैग कर दे रहा हूँ। कुमारा आमद युवराज को कहा गया है। प्रतिहार सम्राट के अंतःपुर का रक्षक है। वहीं पे महाप्रतिहार राजमहल के रक्षकों का प्रधान है। महाबलाधिकृत यानी जो सेनापति है, सर्वोच्च अधिकारी, उसे कहा गया है। संधि विग्रहकर्ता युद्ध व शांति का मंत्री। महादंड नायक मुख्य न्यायाधीश व मुख्य सैन्य अधिकारी के तौर पर हमें देखने को मिला है। महादंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी, ये कुछ उसके महत्वपूर्ण पदाधिकारी रहे हैं। केंद्रीय प्रशासन के तौर पर हम इन्हें देखते हैं। मंत्रियों की हमें जितनी जानने की ज़रूरत नहीं। इनकी अगर मैं प्रशासन की आपसे बात करूं तो ग्रामीण क्या हुआ है, ग्राम, पल्ली और गुल्म प्रांतों में देश, राष्ट्र और भुक्ति, और एक तरीके से परिषदों या शहरों में तो शहरी मुख्य लेखक, वहीं पे व्यापारियों का संघ, इन सारी चीज़ें हमें देखने को भी मिल जाती हैं। प्रांतीय प्रशासन कैसा रहा है, ये हमें बहुत जानने की ज़रूरत यहाँ पे सचर नहीं है। अब हम अपने स्टार्ट करते हैं किसको लेकर के, हर्षवर्धन को। देखिए, पहली बात तो ये जानिए कि हर्षवर्धन किस वंश का है, तो ये पुष्पभूति वंश का है या वर्धन वंश का है। अब मैटर ये करता है कि अगर एग्ज़ाम में कभी आपको वर्धन वंश ना मिले तो आप पुष्पभूति वंश से काम चलाएंगे। देखिएगा, पुष्पभूति वंश सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस टाइम होराइजन पे ये सारी चीज़ें घट रही हैं, उस परिस्थितियों में हर्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका में उभर कर सामने आता है। चूँकि हर्ष इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक जो एरिया इस टाइम पे डेवलप हो रहा था वो है कन्नौज, और प्राचीन काल में जो इम्पॉर्टेंट रोल राजगृह का था वही इम्पॉर्टेंट रोल इस टाइम पे कन्नौज को प्राप्त होता है। इसीलिए जब त्रिपक्षीय संघर्ष होता है तो त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए होता है, खासकर कन्नौज के लिए होता है, जिसमें राष्ट्रकूट बढ़ चढ़ के और पालवंश बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो अब हम थोड़ा सा किसको देखेंगे, पुष्पभूति वंश को देखेंगे या पूरा का पूरा हर्ष देखेंगे। और हम हर्ष को देखने के साथ में पूरा पुष्पभूति वंश देखेंगे क्योंकि कमीशन इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल देता है या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद में जो सबसे शासक शक्तिशाली राजवंश निकला वो पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश निकला। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि इस समय एक संकल्पना जन्म ले रही थी और वो था क्षेत्रीय शासक। जब भी केंद्र कमज़ोर होता है तो केंद्र के कमज़ोर होने पे क्षेत्रीय शासक उभर करके सामने आते हैं, और क्षेत्रीय जब भी शासक उभरेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपस में जो सबसे मजबूत शासक होगा वो क्या करेगा, केंद्र में अपनी सत्ता को स्थापित करेगा। जैसे कि कुषाणों के जस्ट बाद में कौन आया था, कुषाणों के बाद में आए हैं गुप्त, और गुप्त के जस्ट बाद में कौन आया है, हर्ष। ठीक, माना जाता है कि गुप्त कुषाणों के सामंती शासक थे। सामंती का मतलब उसी के अधीन थे। जब कुषाण केंद्र में कमज़ोर हुआ तो गुप्त शासकों ने अपने आप को केंद्र में स्थापित कर लिया। सेम एज हर्ष को या पुष्पभूति वंश को भी माना जाता है। क्लियर। और ये माना जाता है कि हर्षवर्धन अपने शासक का, अपने समय का सबसे एक प्रतापी शासक के रूप में उभरा था। ठीक है।
हर्ष या वर्धन, जो वर्धन वंश है, इनकी राजधानी क्या रही है? तो इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा रही है। बाणभट्ट के अनुसार वर्धन वंश के आदि पुरुष किसे माना जाता है? पुष्पभूति को माना जाता है। वहीं पे इनके गुप्त वंश के पश्चात कौन कौन से थे? तो थानेश्वर का पुष्पभूति वंश है, कन्नौज में मौखरी वंश है, मालवा पे उत्तर पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती गुप्त हैं, बंगाल के गौड़ शासक, सौराष्ट्र के मैत्रक शासक, दक्षिण भारत में वाकाटक शासक चालुक्य और पल्लव रहे हैं। तो ये सब गुप्त वंश के पतन के पश्चात ये सारे लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र किया है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें वर्धन वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बाणभट्ट ने क्या लिखा है? हर्षचरित्र और कादम्बरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कादम्बरी के लेखक कौन है और हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। ह्वेन सांग एक चीनी यात्री है, इसकी यात्रा विवरण को हम सी यूकी के नाम से जानते हैं। राजतरंगिणी का कलहड़ है। वहीं हर्ष के भी कुछ ग्रंथ हैं जिन्हें हम प्रियदर्शिका, नागनंद और रत्नावली के नाम से जानते हैं। वहीं पुरातात्विक स्रोतों में ऐहोल अभिलेख ये किसका है? तो चालुक्य शासन पुलकेशन द्वितीय का है, जिसका राज कवि किसने लिखा था? रविकीर्ति के द्वारा निर्मित है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बलखेड़ा क्या कहते हैं, बांसखेड़ा अभिलेख, ये उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में है और ये हर्षकालीन एक तरीके से अभिलेख माना जाता है। वहीं पे मधुबन ताम्रपत्र लेख आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से ये प्राप्त हुआ है। नवसारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नवसारी ताम्रलेख, ये हर्ष द्वारा बल्लभी शासक ध्रुव भट्ट के विरुद्ध विजय का उल्लेख मिलता है और हर्ष को यहाँ पे परमेश्वर कहा गया है। बाकी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम यहाँ से देखते हैं पुष्पभूति को। वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश का संस्थापक किसे माना गया है? तो पुष्पभूति को माना गया है। पुष्पभूति किसके सामंत शासक थे? तो ये गुप्तों के सामंत थे। पुष्पभूति शैव संत से किससे प्रभावित थे? तो भैरवा आचार्य से थे। यहीं पर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे तो इनके जो शासक रहे हैं एक तरीके से अभिलेख एवं सोनपत नालंदा से प्राप्त मुद्रा से वर्धन वंश के किन शासकों में? तो नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन का नाम उल्लेख मिलता है हमें। वहीं पे पुष्पभूति वंश की तुलना चंद्र एवं मौखरी वंश की तुलना में किससे किया गया है? तो हर्ष से किया गया था। बाकी किससे ये लोग उत्पन्न हुए हैं उनके बारे में ये बताते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा प्रभाकर वर्धन पे। प्रभाकर वर्धन का वास्तविक संस्थापक या स्वतंत्र संस्थापक के तौर पर किसे माना गया है? प्रभाकर वर्धन को। प्रभाकर वर्धन सम्मानपूर्वक उपाधियों में परम भट्टारक एवं महाराज अधिराज की उपाधि को धारण किया था। वहीं पे प्रभाकर वर्धन का विवाह किससे हुआ है? यशोमती से हुआ है। और प्रभाकर वर्धन के 3 संतानों में पहला तो एक राज्यवर्धन है, एक हर्षवर्धन है और एक राजश्री है। राजश्री इसकी पुत्री थी और राज्यवर्धन और हर्षवर्धन इसके पुत्र रहे हैं। इसने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह किससे किया था? तो कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन से किया था। वहीं पे वर्धन वंश के किस समय हुड़ों का आक्रमण हुआ है? तो प्रभाकर वर्धन के समय पे वर्धन वंश पे हुड़ों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था। वहीं पे प्रभाकर वर्धन अपने पूर्वजों की भांति सूर्य देवता का उपासक माना गया है। साथ ही में इसकी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी भी उसके साथ सती हो गई थी। वहीं पे बाणभट्ट ने हुण हरित केसरी किसे कहा है? तो प्रभाकर वर्धन को कहा है। क्लियर। इसी के साथ में थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं राज्यवर्धन पे। चूँकि प्रभाकर वर्धन के बाद उसका जो ज्येष्ठ पुत्र है राज्यवर्धन, वो राजगद्दी को संभालता है, लेकिन वह भी आगे चल के मारा गया और मारा गया इसी वजह से हर्ष फिर सामने आता है। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद हरिवर्धन का जो अगला शासक बना वो राज्यवर्धन बना है। राज्यवर्धन की माता पिता क्रमशः यशोमती और प्रभाकर वर्धन थे। राज्यवर्धन का समकालीन मालवा शासक कौन था? देवगुप्त था और इसी ने इसकी हत्या भी की थी। राज्यवर्धन के समकालीन कन्नौज शासक ग्रहवर्मा था और राज्यवर्धन की बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ कर दिया गया था। गौड़ शासक कौन है? तो शशांक एक तरीके से गौड़ शासक माना गया है। कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा की हत्या मालवा के शासक किसने किया था?
देवगुप्त ने कर दिया। ठीक, और ये ग्रहवर्मा कौन है? उसी का दामाद है, यानी राजश्री का पति है। और राज्यवर्धन की बहन राजकेसरी को उसने कैद कर लिया। किसने किया? देवगुप्त ने कर लिया। फिर बाद में हुआ क्या कि मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या किसने कर दी थी? तो राज्यवर्धन ने की थी। अब कुछ ऐसा सुनो, एक है इस यहाँ पे समझो ये है राज्यवर्धन, ऐसे समझो ये है राज्यवर्धन, इसकी बहन है राजश्री। ठीक, और राजश्री का हस्बैंड है, यानी उसका पति कौन है? तो वो है मतलब एक तरीके से ग्रहवर्मा। कन्नौज का शासक है ग्रहवर्मा। और इस ग्रहवर्मा की हत्या किसने कर दी? तो इस ग्रहवर्मा की हत्या कर दी देवगुप्त ने। आगे चल के इस देवगुप्त की हत्या किसने कर दी? तो देवगुप्त की हत्या की राज्यवर्धन ने। ठीक, अब कौन कौन मर गया? मरा कौन कौन? थोड़ा सा ये देखिए कौन कौन मरा। तो मरने वालों में ग्रहवर्मन मर गया और देवगुप्त मर गया। क्लियर? देवगुप्त की हत्या इसने कर दी और राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। तो ये दोनों मरे और ये मर गया। क्लियर? अब आके देखिएगा, फिर राज्यवर्धन की हत्या किसके द्वारा की गई? तो गौड़ शासक शशांक ने कर दिया। और इसकी भी हत्या किसने की? और इसकी हत्या कर दी शशांक ने। ठीक, और शशांक ने जब इसकी हत्या की तो इसकी बहन को फिर से कैद कर लिया। अब बचा कौन? खाली शशांक बचा हुआ है। और इस शशांक से बदला कौन लेगा? इस शशांक से बदला अब लेगा हर्ष। तो हर्ष के पास कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो हर्ष के पास इस समय दो चुनौती। पहला, हर्ष के पास चुनौती ये है कि वो शशांक का वध करे और अपनी बहन की खोज करे और एक सुगठित तौर पर राज्य की स्थापना करे। अब देखना, शशांक ने किसकी हत्या कर दी? राज्यवर्धन की। अब बचा कौन? हर्षवर्धन बचा। राज्यवर्धन के पश्चात वर्धन वंश का शासक कौन बना? हर्षवर्धन बना। हर्ष के माता पिता वही यशोमती और प्रभाकर वर्धन। 590 में जन्म, 16 वर्ष की आयु में वह शासक बना। और हर्ष ने अपनी प्रारंभिक राजधानी किसको बनाया था? वही थानेश्वर को बनाया था, जो उसके पिता के टाइम होराइजन पे रहा है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पूरा विशाल साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया? वो हर्ष ने किया। क्लियर है? हर्ष का राज्यारोहण की तिथि 606 ईस्वी में हुआ है। हर्ष संवत हर्ष ने चलाया। वह शिव का या शैव या बौद्ध धर्म का उपासक भी माना गया है। उसके बड़े भाई राज्यवर्धन और हर्ष के साम्राज्य का जो महासेनापति है वो सिंहनाद था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके सामने चुनौतियाँ क्या थी हर्ष के सामने? तो हर्ष के सामने थी कि शशांक को मारकर बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेना, ये एक चुनौती थी। और राजश्री को कैद से मुक्त करवाना, ये एक चुनौती थी। और कन्नौज पर अधिकार करना, ये उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और हर्ष ने इन तीनों चुनौतियों का सामना किया और ऐसी परिस्थितियों में कन्नौज पर वो शासक बना या कन्नौज का शासक बना। हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन को गौड़ाधिपति शशांक की हत्या का समाचार कब प्राप्त हुआ था? तो कुंतल नामक अश्वारोही से हुआ है। हर्ष का युद्ध का सेनापति अवंती, वहीं पे इसका गज सेना नायक स्कंदगुप्त। हर्षवर्धन की विजय यात्रा का सर्वप्रथम सहायता करने वाला कामरूप शासक भास्कर वर्मा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस शासक ने वर्धन साम्राज्य की राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज किया है? वो किया था हर्ष ने। हर्षवर्धन ने अपने समकालीन बल्लभी गुजरात में किस शासक को पराजित किया था? तो ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया है। हर्ष किस चालुक्य वंशीय शासक से पराजित हुआ था? तो वह पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ था। ये याद रखिएगा। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ है उसका उल्लेख ऐहोल अभिलेख में हुआ। और ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा है? तो वह रविकीर्ति ने लिखा है। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना में उसको संरक्षण प्रदान किया? नालंदा विश्वविद्यालय। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया है? तो वह हर्ष के शासनकाल में आया हुआ है। हर्ष किस शासक से पराजित हुआ था? तो पुलकेशिन द्वितीय से हुआ है। इसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। और ऐहोल अभिलेख किसने लिखा है? तो वह रविकीर्ति ने लिखा है। हर्ष की जो प्रमुख उपाधियाँ रही हैं, शिलादित्य, परम भट्टारक, महाराज अधिराज, चक्रवर्ती सार्वभौम, परमेश्वर, परमेश्वर, फिर उसके बाद में परम सौगात, इन सब की टाइटल को होल्ड किया है किसने? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन
इसकी जो राजधानी एक तरीके से रही है राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वो केंद्र क्या रहा है? कन्नौज, क्योंकि अब कन्नौज एक ठीक ठाक स्थिति में आ चुका था। ह्वेनसांग कब भारत भ्रमण के लिए आया था? तो 629 ईस्वी में आया है। इसी के साथ आप देखेंगे तो ह्वेनसांग किस विद्यालय में बौद्ध धर्म की दीक्षा या शिक्षा ग्रहण किया था? तो नालंदा में किया है। हर्ष का दरबारी कवि कौन है? बाणभट्ट। इसी के साथ में बाणभट्ट, मयूर और मतंग दिवाकर, ये हर्ष के राज्यसभा में कुछ महान विद्वान रहते थे। इसी के साथ ही में अगर मैं थोड़ा सा और आपसे बात करूं तो चीनी ऐतिहासिक स्रोतों में हर्षवर्धन को अन्य किस नामों से जाना गया है? तो श्री हर्ष के नाम से जाना गया है। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्षों में कौन रहा है? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट रहे हैं। हर्ष ने एक अपना दूत मंडल चीन में भेजा था 641 ईस्वी में, और हर्ष के काल में सूती वस्त्र का जो प्रमुख केंद्र रहा है वो मथुरा रहा है। क्लियर। हर्ष और चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ था वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ है। इसकी रचना ऐहोल अभिलेख और रविकीर्ति के द्वारा किया गया है। वहीं पे हर्ष हर साल एक विशाल धर्म सम्मेलन करता था और उसकी राजधानी कन्नौज में संपन्न हुई थी। हर्ष के नेतृत्व में कन्नौज में विशाल धर्म सभा 643 ईस्वी में किया गया था। वहीं हर वर्ष प्रयाग में सम्राट अर्धकुंभ और महाकुंभ में अपना सर्व कुछ दान करता था। वो कौन था? हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन के काल में वर्धन साम्राज्य की राजधानी कन्नौज रही है। और वहीं पे थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे तो हर्ष का साम्राज्य 3 प्रकार में प्रत्यक्ष शासित राज्य, अर्ध स्वतंत्र राज्य और मित्र राज्यों में बांटा हुआ था। तो ये कुछ हर्ष से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब हर्षकालीन में संस्कृतियों की बात करूं तो इसका जो स्वरूप रहा है वो राजतंत्रात्मक रहा है। उपाधियों में महाराजाधिराज, परम भट्टारक, चक्रवर्ती परमेश्वर, महेश्वर, सार्वभौम शिलादित्य या सकलोत्तरपथ नाथ के तौर पे जाना गया है। ये कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें फैक्ट आप पढ़ लीजिएगा। मैं उन्हीं चीज़ों को आपसे बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ में यहाँ पे हर्ष काल के कुछ महत्वपूर्ण कर हैं, उन कर को भी एक बार आप देख लीजिएगा। भू राजस्व कर उपज का 1/6 भाग था। हिरण्य व्यापारियों से लिया जाने वाला नगद कर, बलि एक प्रकार का धार्मिक कर, भाग भोग भू राजस्व एवं दैनिक फल सब्जियों पे लगने वाला कर, और तुलमेय कर माप तौल पे लगता था। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। हर्षकालीन के सैन्य पदाधिकारी में वही जो पुराना हमने गुप्त काल में देखा है, महाबल्याधिकृत, महाअश्वपति, वहीं पे महामात्र और मौल। इन चीज़ों में हमें थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें हम लोगों ने ओवरऑल देख लिया। सो यहाँ तक हम लोगों ने अपने एंसेंट हिस्ट्री को कवर कर लिया अपने 3 पार्ट में, और नेक्स्ट वाले पार्ट में पूरा का पूरा कोशिश होगा कि हम मुग़ल काल, दिल्ली सल्तनत या मेडाइवल को कवर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।